चलिए बच्चों, आज आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है और वो स्टार्टिंग करेंगे वैल्यूएशन से और देन एक एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे। हर चैप्टर को कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में लेके चलूं। एक पार्ट में ओनली फॉर इसकी थ्योरी है, जो लिटरेचर है उसकी बात करूंगा, कंसेप्ट की बात करूंगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपके उसमें ओनली फॉर क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए होंगे, तो शायद मैं 2-3 क्वेश्चन साथ में लूंगा, तो टोटल मिलाकर के मैं 2 से ढाई घंटे का एक टॉपिक लूंगा, तो 2 से ढाई घंटे के अंदर उसको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये रिवीजन है, इसको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और क्योंकि जो आपने पढ़ा है अब उसको रिकॉल करने वाला टाइम आ गया है। आपने पहले पढ़ा है तो शायद बहुत बेहतर समझ में आएगा, पहले नहीं पढ़ा तो मैं ये नहीं कहूँगा समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन आप इमीडिएटली उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना। मैं एक एक बात को बड़ी क्लियरिटी के साथ आपसे बोलता रहूँगा क्योंकि मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपकी प्रॉपरली तरीके से, जो हमारा जो कन्फ्यूजन्स होते हैं कंसेप्ट के अंदर, उस कन्फ्यूजन को बहुत गहराई में बात करने वाला हूँ। तो आप शायद बड़े शिद्दत के साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो बड़ा मजा आने वाला है। मेरी कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हैं जिनको दिमाग में रखते हुए चलना। मैं अभी इसको स्क्रीन पर ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इसको मैं क्या करूँगा, अभी मुझे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का सपोर्ट चाहिए। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बेसिकली टॉपिक आपका वेट बहुत अच्छा खासा रखता है। मैं इन कंपैरिजन कहूं अदर टॉपिक की वजह से। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेरी 2-3 बातें इस टॉपिक के अंदर जो आपको बेहद अच्छे से सुननी है क्योंकि बाकी आपने पहले से पढ़ा है, और 2 से 3 बातें जो मैं बोलने वाला हूं वो आपने बड़े ध्यान से सुनी है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेहतर क्लियरिटी मिलेगी, जो कहीं ना कहीं कभी कभार बच्चों का जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस होता है, वो क्वेश्चन मिस होने की चांसेस की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। देखिए, बेसिकली बात करता हूं मैं गुडविल की कि भैया गुडविल होती क्या है। ये आप सब लोग जानते हो, गुडविल को डिफाइन कहीं भी नहीं किया हुआ है कि गुडविल होती क्या है। हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से गुडविल को डिफाइन कर दिया कि भैया मेरे हिसाब से ये है और मेरे हिसाब से ये है। इसीलिए जितने लोग हैं, हर व्यक्ति ने अपना एक नजरिया बताया कि भैया हमारे हिसाब से गुडविल का ये मतलब होता है, और उसी मतलब के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन के तरीके बदल गए। आपने देखा होगा बहुत सारे मेथड यहाँ पर यूज होते हैं, बहुत सारे मेथड हैं जिनमें अलग अलग तरीके से गुडविल निकाली जाती है, और प्रत्येक मेथड से अमाउंट ऑफ गुडविल भी अलग ही आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझसे पूछा बताओ गुडविल क्या है, मैंने पूछा, मैंने बोला कि जो नॉर्मल लोग कमाते हैं उससे ऊपर जो कमाता है वही गुडविल का अमाउंट, वही गुडविल की वजह से कमाता हूं। तो किसी ने सुपर प्रॉफिट को बेस बना के गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया, किसी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ऑन एन एवरेज जो भी आप कमा रहे हो वो आपके मेहनत रेपुटेशन की वजह से कमा रहे हो, तो आपने एवरेज के आधार पर ले लिया। तो ठीक है, किसी ने मार्केट को बेस बना के ले लिया। हर व्यक्ति का एक अलग नजरिया था और हर व्यक्ति ने अपने अलग अलग नजरिए के हिसाब से गुडविल को डिफाइन किया, अपने साथ उसका मीनिंग बताया, और मीनिंग के हिसाब से उसकी ऑटोमेटिक वैल्यूएशन क्या हो गई, चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो मैं गुडविल की डेफिनेशन के बारे में बात नहीं कहूंगा, बट सिंपल सी एक ही बात बोलूंगा, जो आपने पास्ट में एफर्ट्स लगाए हैं और उन एफर्ट्स का अब आपको जितने सालों तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है, उसका मल्टीप्लायर जो होने वाला है, उसको बोलते हैं गुडविल। यानी कि पिछले कर्मों में जो आपने कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा। आपने कहावत सुनी होगा, कर्मों का फल तो मिलेगा मिलेगा, जैसे कर्म किए वैसा फल मिलेगा। वैसे ही कंपनियों के अंदर भी होता है। यदि कंपनी के अंदर आपने अच्छा परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे एफर्ट्स के साथ काम किया है, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल लोग कमाते हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे कहीं गुना ज्यादा कमा रहे होंगे, और आपकी डिमांड, आपकी लॉयल्टी, आपका कस्टमर जो बैकअप है वो बहुत शानदार होगा, क्योंकि आपने अपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी मेहनत की है, और उस मेहनत का आपको अब क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए बोला जाता है कि पास्ट एफर्ट्स में जो आपने मेहनत की है, जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड अर्निंग है, जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाले हो, वो पिछली मेहनतों के है, पिछले आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई गुडविल कैसे निकलेगी। ठीक है, तो गुडविल की 2 बातें आपको याद रखनी है। बताओ पहला क्या? पहला है प्रॉफिट। प्रॉफिट आप अर्न करोगे, प्रॉफिट अर्न, अर्न
इन फ्यूचर आप फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट को ही हम क्या बोले गुडविल का बेस बनाएंगे, गुडविल निकालने का बेस बनाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को गुडविल दिखती तो है नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मान लो कि मेरे पास नीचे एक ये एसी लगा हुआ है, बताओ इस एसी का क्या मेजरमेंट होगा, इस एसी से कितना फायदा मिल रहा है, ये हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। या मान लो कि ये जो आपके पास पैनल लग रहा है इसका हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है वही रिटर्न है, लेकिन गुडविल दिखती तो है नहीं, जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, कैसे पता लगाएंगे कि इसका फायदा कितना और कैसे मिल रहा है। इसलिए हम इसी बात को ध्यान में रखते हैं कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो प्रॉफिट आप उसी की वजह से कमा रहे हो जो आपने पिछले टाइम पर मेहनत की है। अब प्रॉफिट में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिनेरियो दे दिए, कोई कहता है कि एवरेज प्रॉफिट को बेस बना के चलना चाहते हैं, कोई कहता नहीं हम तो नॉर्मल से ऊपर चाहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग गुडविल है, बट इतना सिंपल समझ लो कि जितनी भी मैं गुडविल निकालने वाला हूं सारी की सारी गुडविल की वैल्यूएशन प्रॉफिट को आधार मानते हुए कैलकुलेट की जाएगी, चाहे वो कोई सा भी मेथड लगे, वहां पर प्रॉफिट का डेफिनेटली चर्चा का विषय जरूर बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट गुडविल निकलते, गुडविल कैलकुलेट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। आपको दो बातें जो मुझे समझानी थी वो यही है। पहले बोला कि जितनी भी गुडविल निकालोगे बेस हमेशा का रहेगा बेटा, जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाओगी वो उसका बेस रहेगा। दूसरा गुडविल हमेशा और हमेशा ऑपरेटिंग बिजनेस की निकलती है। किसकी निकलती है? ऑपरेटिंग बिजनेस की। तो अब मैंने सिंपल सी बात समझ में आ गई, यदि प्रॉफिट को बेस बनाना है फ्यूचर वाले का तो प्रॉफिट भी किसका होगा? ऑपरेटिंग का। किसका होगा? ऑपरेटिंग का, क्योंकि मेरा बेस क्या है बेटा? प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट किसका चाहिए मुझे? क्योंकि गुडविल हमेशा ऑपरेशन की निकलती है। किसकी निकलती है? ऑपरेशन की निकलती है। तो यहां दो बातें क्लियर हैं। पहला क्या? प्रॉफिट पर बेस होगा। दूसरा यह है कि ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल निकलेगी। अब देखो मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूं ना पूरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। जितनी भी कैलकुलेशन निकालते हैं बच्चे ज्यादातर दो जगह गलती करता है, एक करता है एफएमपी में और दूसरा करता है कैपिटल एम्प्लॉयड में। किसमें करता है बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड में। क्योंकि हम बड़े नॉलेज वाले बच्चे हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। एफएमपी में तो प्रॉब्लम आती आती है। यहां पर 90% बच्चा गलती करता है। जिस बच्चे की गलती होगी उसकी 90% गलती आपको एफएमपी में ही देखने को मिलेगी। रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी गलती वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय भी गलती करता है। हम क्या करते हैं? हमें पता है फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, बोलो है ना, माइनस कर दो पेबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, बोलो है ना, दोनों को लेस ऐड किया, क्या निकल के आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हम बचपन से ना एफएम में पढ़ते हुए आए। किस में पढ़ते हुए आए हम? एफएम में। बीकॉम में किया तो वहां पढ़ने को मिल गया, हमने इंटरमीडिएट किया तो वहां पर पढ़ने को मिल गया, हमने फाइनल में भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर पेपर के अंदर अलग अलग तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा हुआ है। तो हमारे दिमाग में कीड़ा फंसा पड़ा है। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब? असेट्स माइनस लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू, ठीक है। इस कीड़े को निकालना है। अभी आप क्या करना है बेटा? इस कीड़े को निकालना है। क्योंकि मेरी बात को ध्यान सुनो, ये है प्रॉफिट, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में मुझे किसकी चाहिए बताओ? ऑपरेटिंग बिजनेस की। और मुझे प्रॉफिट भी किसका चाहिए बताओ? ऑपरेटिंग बिजनेस का। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा तुम प्रॉफिट की कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा एड लेस तुम गलत करते हो, मैं बोलता तुम सब कुछ ठीक करते हो। लेकिन समस्या कहां पर आती है कि हम क्या करते हैं? खर्चे इनकम के अंदर बाइफरकेशन नहीं कर पा रहे। हम बाइफरकेशन नहीं कर पाते कि इस प्रॉफिट में से कौन सा एलिमेंट आपका ऑपरेटिंग का है और कौन सा आपका नॉन ऑपरेटिंग का है। आपको पता है ऑपरेटिंग की इनकम है तो ऐड होगी और ये ऑपरेटिंग का खर्चा तो लेस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग का आइटम यदि इसमें एडजस्ट हो रखे हैं तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ओनली फॉर क्या चाहिए? ऑपरेटिंग का एफएमपी चाहिए। क्या चाहिए मेरे बेटा? एफएमपी किसका चाहिए मुझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। इसीलिए मैं इसको बाहर निकालूंगा यदि इसमें इंक्लूडेड है तो। यदि इंक्लूडेड ही नहीं है तो मुझे क्या मतलब? बगल में से बंदा जा रहा है जिसका मेरा कोई संबंध नहीं है, उसको आवाज दूंगा बेटा यहां रुक? नहीं दूंगा ना, मैं आवाज उसी को दूं जिससे मेरा संबंध है, बोलो है ना। मैंने बोला इधर से मत जा बेटा, इधर से जा। क्लियर है कहानी तक? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप जब एफएम निकाल दो, प्रॉफिट आपके पास दे रखा होता है, उस प्रॉफिट में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग का और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग का।
तो मुझे ये वाला लेना होता है। यदि इस प्रॉफिट में ये वाला एलिमेंट ऐड लेस हो रखा है तो मैं इसको रिवर्ट करता हूं। क्या करता हूं बेटा, मैं रिवर्ट करता हूं, उसके इफेक्ट को एलिमिनेट करने का काम करता हूं। और आपने इसीलिए देखा होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को आप वहां से लेस करते हो, क्योंकि वो प्रॉफिट में ऐड हो रखा है, जबकि आपकी नॉन ट्रेड इनकम यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उस इनकम में से इसको बाहर निकालता हूं। बोलो क्लियर है? तो जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे, जब भी आप, क्या कसम खा लो इस बात के बारे में, जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे तो हमेशा हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही लोगे। यदि इस प्रॉफिट के एलिमेंट में यदि कुछ नॉन ऑपरेटिंग, नॉन एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो आप उनको क्या करोगे, वहां से एलिमिनेट करोगे और उनको बाहर निकालोगे। ठीक है, तो मुझे जो एफएमपी चाहिए, मुझे चाहिए ऑपरेटिंग की, इसलिए प्रॉफिट में से दो एलिमेंट है, ऑपरेटिंग का, नॉन ऑपरेटिंग का, इसको बाहर निकालूंगा और यहां से क्या कर दूंगा, मैं एडजस्ट कर दूंगा। क्लियर है कहानी तक? अब आ जाऊं। अब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत बार सीखा और बहुत जगह भी सीखा है। ठीक है, इसकी चर्चा बहुत बार होती है भैया असेट्स माइनस लायबिलिटी है। ठीक है, असेट्स माइनस लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू ले लो और निकलते, और सही भी है, आप गलत भी नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हो, गलत सीख के आओ, मैं ये नहीं कह रहा। वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से ठीक है, वो उस टॉपिक के हिसाब से रिलेवेंट है। ठीक है, मैं मेरे घर पे जाता हूं, मेरी मम्मी मुझे दीना बोलती है, मैं यहां आता हूं तो मुझे दाकड़ बोलते हैं, मेरे भाई बोलते हैं दिनेश बोलते हैं, अलग अलग तरीके से नाम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं जहां जा रहा हूं उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से लोग मुझे क्या करते हैं, मेरा नाम से पुकारते हैं। मैं ऑफिशियल रहता हूं तो मुझे धाकड़ सर के नाम से बच्चे जानते हैं, मैं घर जाता हूं तो मम्मी मुझे दीना बुला देती है, मेरे बड़ा भाई है मुझे दिनेश बोलता है। ठीक है, तो ये क्या है, जहां जिसको जैसा लगा वो वैसा बोल रहा है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आप गुजरात में जाओगे, मान लो कोई शब्द मैंने बोला भाई खाना खा लो, तो खाने को गुजरात में कुछ और बोलते होंगे, वही खाने को हमारे मारवाड़ी में कुछ और बोलते हैं। बोला है ना, जीमले, बोलो है ना। यही चीज मैं जाऊं कहां पर जाके, तमिलनाडु के अंदर, तो मुझे बताओ वहां तमिल में क्या कुछ और बोलते होंगे, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट जो है वो उसी की लैंग्वेज बात करे, बात मतलब एक ही है लेकिन उसे अलग अलग निकाला जा रहा है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा तो जो आप सीख करके आए हो उस करेक्ट है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो उस पर्पज के हिसाब से ठीक है, जो उसका मोटिव है। एफए में फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करता हूं वो वहां के लिए ठीक है, बट जब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा होता हूं, जब मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा होता हूं, वो खासकर वैल्यूएशन में भी गुडविल की बात कर रहा होता हूं, तो मैं गुडविल हमेशा किसकी निकलती है, ऑपरेटिंग की। तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड भी किसके लिए बताओ, ओनली फॉर किसकी, ऑपरेटिंग असेट्स की। तो मैं अब मेरी बात को कुछ ऐसा कह दूं, क्या मैं मेरी बात को ऐसा कह दूं कि जो आपने ऊपर लिखा है मैंने यही बोला है, मैं भी वही फंडामेंटल लगा रहा हूं जो आप लगाते हो आए हो। क्या फंडामेंटल लगाते हो आ रहे हो, बताओ क्या लगाते हो आ रहे हो। मैंने कहा आपको लेनी फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, मैंने क्या बोला, आपको लेनी फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, बट याद रहे ओनली ऑपरेटिंग। ओनली कौन सी बेटा, आपको कौन सी असेट्स लेनी, ओनली फॉर ऑपरेटिंग। बोलो है ना, क्लियर है। मैंने बोला माइनस करना, बताओ क्या, लायबिलिटी पेबल, इसमें तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कुछ होता ही नहीं है, ये तो लायबिलिटी है आपकी, मैंने यहां से हटा दिया। तो मुझे बताओ क्या निकल के आ गई, मेरे पास आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल के आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई बोलो क्लियर है, किसी को डाउट आए, एग्जाम में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो इस बात का बेहद याद रखना है आपको कि जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड, कसम खा लो इस बात के बारे में कि मुझे असेट्स वही लेनी है जो ऑपरेटिंग की है, नॉन ऑपरेटिंग की नहीं लेनी है। अब एक दिमाग में सवाल आता है, सर ऑपरेटिंग की असेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये असेट्स ऑपरेटिंग की है और ये असेट्स हमारी नॉन ऑपरेटिंग की है। मेरा सवाल भी अच्छा है, सवाल भी अच्छा है तो जवाब भी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, मैंने बोला इस बात को बेहद आसानी से समझा जा सकता है। आपने मान लो 5 करोड़ रुपए का, एक मान लो 10 लाख रुपए का फंड उधार लिया, कितने का लिया बेटा, 10 लाख रुपए का फंड लिया। अब 10 लाख रुपए के फंड का क्या करोगे आप, बिजनेस में यूज करोगे। मेरी बात को समझो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो बेटा आपने टोटल कितना पैसा लिया, आपने फंड लिया 10 लाख का। अब बताओ इस फंड का क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे असेट्स में। असेट्स में करंट असेट्स हो सकती है और नॉन करंट असेट्स होती है। आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपने स्टॉक खरीद लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मान लो 4 लाख यहां लगा दिए, 3 लाख यहां लगा दिए, तो टोटल कितना हो गया, 7 लाख। मुझे इतना ही जरूरत था, मुझे जो जो असेट चाहिए थी मैंने उस पैसे से खरीद ली, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास अभी पैसा पड़ा है, तो मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए टाटा लिमिटेड के शेयर खरीद लिए।
2 लाख रुपए के टाटा लिमिटेड के मैंने क्या कर लिए, शेयर खरीद लिए। मैंने पैसा मेरे लिए लिया था, वो पैसा मेरे यूज नहीं हो रहा, मैंने उसको उठा करके कहीं और उसको आउटसोर्स में क्या कर दिया, उसको मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इससे मुझे रिटर्न मिलता रहे। मुझे बताओ मेरी बैलेंस शीट कैसे दिख रही होगी। मान लो आपने इक्विटी लिया है, या मान लो आपने जो भी पैसा लगा रखा, मान लो आप कह देते लोन लिया है आपने 10 लाख रुपए का, आपने क्या, वो बिल्डिंग 3 लाख की, आपने करंट एसेट्स बताओ कितने की, बताओ करंट एसेट्स कितने बताओ, आपने दिखा दी कितने, 4 लाख की, और आपने इन्वेस्टमेंट कितना दिखा दिए इन टाटा लिमिटेड, बताओ कितने के, आपने दिखा दिया कितना, 7 और 3 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए का भी कैश पड़ा हुआ है। मुझे बताओ बैलेंस शीट तो मैच कर रही है, बैलेंस शीट तो मैच कर रही है। अब मैं आपसे बोलूं बताओ आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। ये थोड़ा लोन ज्यादा बेकार हो गया, मैं ऐसा कह दूं यहां पर थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि नहीं तो मेरा कंसेप्ट को समझा नहीं पाऊंगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा ये चीज गलत है, ठीक है। आपने इक्विटी खुद ही कैपिटल लगा रखी है कितने की, 8 लाख की, और लोन ले रखा 2 लाख का। मैं बोल रहा हूं बताओ आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, बोलो बताओ आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। आपका सिंपल सा जवाब है गुरु जी देखो टोटल असेट्स है 10 लाख की, जिसमें 2 लाख उधार का लगा हुआ है, हो गया 8 लाख। बोलो है ना, बोलो यस और नो, यस और नो, आंसर यस। लेकिन मैंने बोला ना, आपने असेट टोटल ना उठानी, आपको असेट्स वही लेनी है जो ऑपरेटिंग की है। अब मुझे बताओ ये ऑपरेटिंग काम आ रही है, ऑपरेटिंग का मतलब है जो पैसा आपके बिजनेस में काम आ रहा है, बिजनेस में घूम रहा है, रूट कर रहा है। जो पैसा आपके बिजनेस में रूट ही नहीं कर रहा, क्या उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बोलो क्या उसका ऑपरेटिंग पर कोई फर्क, एक्टिविटी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ ही नहीं है, जो आपका पैसा आपके बिजनेस में रूट ही नहीं कर रहा, वो मूव ही नहीं कर रहा, उसका फ्लो ही नहीं है, तो मुझे पता जब कैश का फ्लो ही नहीं है आपके बिजनेस में, तो क्या उसका आउटपुट पर फर्क पड़ेगा? बोलो नहीं। तो इसको सिंपल समझना है कि भैया ऐसा पैसा जो मेरे कहीं से, जब मेरा उधार से लगाया है, जब मैंने लगाया है, बट वो लगाया मेरे बिजनेस में है और रूट कर रहा है, रूट कर रहा है, वो उसका यूज हो रहा है पैसे का। यदि यूज हो रहा है तो ऑपरेटिंग है, और यदि उस पैसे का यूज नहीं हो रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। सिंपल है। आपने पैसा कहीं से लिया, आपने उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस में किया है, और वो पैसे का जो आपने जो चीज खरीदा है, जो लगाया है, जो असेट्स लिया है, उस असेट्स का बिजनेस में रेगुलरली यूज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग असेट्स। देखो मैंने बोला टोटल है, तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने टाटा में लगाया है, तो मुझे बताओ आपका पैसा रूट कहां कर रहा होगा? टाटा लिमिटेड के अंदर। बोलो क्या आपका 2 लाख रुपए का कैश आपके बिजनेस में रूट कर रहा है? नहीं, आपका ये 2 लाख का कैश आपके बिजनेस में रूट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? है नॉन ऑपरेटिंग। क्योंकि ऑपरेटिंग किसका बनेगा? वहां जाके बनेगा, क्योंकि ये पैसा टाटा वाला यूज कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। आपने एक असेट बना कर रखी है, बट वो पैसा आपके बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए स्टैंडर्ड बोलते हैं आपके लिए कि आपको ऑपरेटिंग लेनी है। अब देखो आपकी 10 लाख की असेट थी, 2 लाख की नॉन ऑपरेटिंग में थी, तो मैंने कहा 10 लाख की असेट, 2 नॉन ऑपरेटिंग, 2 नॉन लोन का, तो कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख है मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मेरी ऑपरेटिंग की निकाली जाएगी। बोलो बेटा यहां तक बताओ, फटाफट से बताओ, किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर कैसी बात? चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई है, हमने किसी और कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो नॉन ऑपरेटिंग समझ में आएगा। और एग्जांपल समझो, मैंने कहा बाबू देखो ये बैलेंस शीट है, आपने बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपकी ही बिल्डिंग है, आपने क्या किया है 50 करोड़ उठा करके आप अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हो, जिसमें अपने बिजनेस को सेटअप कर पाओगे। अब समस्या क्या है कि बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई, अभी है अंडर डेवलपमेंट फेज में है। जब बिल्डिंग आपकी अंडर डेवलपमेंट फेज में है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पैसा अपने बिजनेस में नहीं लगाया है, आपने पैसा अपने बिजनेस में ही लगाया है, बट अभी जिसमें पैसा लगाया है वो अभी फ्लो नहीं कर रहा है, उसका जो बिल्डिंग यूज ही नहीं हो रही है अभी, तो मुझे बताओ क्या उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई फर्क आ रहा होगा? क्या आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा होगा? क्या ज्यादा कुछ कमा रहे होंगे हम? क्या कुछ ज्यादा कमा सकते हैं? जो बिल्डिंग हमने यूज ही नहीं आ रही है, क्या उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और जब बेनिफिट नहीं मिल रहा, जो ऑपरेटिंग रूट ही नहीं कर पा रही है, तो मुझे बताओ क्या ऑपरेटिव लेनी चाहिए? नहीं। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि आपकी बिल्डिंग अंडर जो डेवलपमेंट है, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगी। अभी क्या कहलाएगी बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। जब तक कहलाएगी तब तक आपके पास क्या ना हो जाए इसका, ये बन के तैयार। जिस दिन से बनना तैयार होगी, जिस दिन यूज होना स्टार्ट हो गई, उस दिन से मान लेना कि अब आपकी ऑपरेटिंग बन चुकी है। उसके बाद हम इसको ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है कहानी तक? ऐसे बहुत सारे एग्जाम, एडवांस फूड ट्रक,
आपने किसी असेट के रेस्पेक्ट में एडवांस दे दिया, तो एडवांस वाला पैसा यूज हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो मैं उसको भी यहाँ से क्या करता हूँ, बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारी सीट की तरफ, आओ। ठीक है, तो दो बातें हैं, जब भी गुडविल निकालोगे दो बातें याद रखोगे, क्या आपको ऑपरेटिंग की प्रॉफिट लेना है, चाहे वो एफएमपी हो, चाहे एवरेज हो, चाहे सिंपल एवरेज हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात के बारे में। ठीक है ना, कैसा भी एवरेज हो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही लेना है, और जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगी वो भी आपको क्या लेनी बेटा, एवरेज ही लेनी है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे गुडविल की। ठीक है, ये आपका वैल्यूएशन का पैरामीटर दे रखा है, अभी हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। आओ आते हैं, गुडविल देखो क्या लिखा हुआ है, गुडविल मीन्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न इन स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स इन बिजनेस। आपने बिजनेस के अंदर जो पास्ट में एफर्ट्स लगाए हैं उनका आपको एक स्पेसिफिक पीरियड तक फायदा मिलता है। मुझे बताओ, आपने आज काम किया उसका कितने सालों तक फायदा मिलेगा, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, लिमिटेड मिलेगा ना। कि बोला नहीं आज मैंने कर्म किया उसका जिंदगी भर तक फल मिलेगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार मेहनत करोगे तो उसका लगातार फायदा मिलेगा। आपने एक बार मेहनत करके छोड़ दिया तो उसका फायदा एक लिमिटेड एरिया के बाद बंद हो जाएगा। इसीलिए बोला गया क्या, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न इन स्पेसिफिक फ्यूचर, जितने फ्यूचर तक आपको लगता है कि इतने सालों तक फायदा मिलेगा, उस जो प्रॉफिट आपने कमाए हैं वो आपके पिछले सालों के मेहनत की वजह से हैं, तो उसी को बोलते हैं गुडविल। मेजरमेंट ऑफ गुडविल ऑन ऑपरेटिंग बिजनेस, मैंने बोला था आपको ऑपरेटिंग का कंसीडरेशन रखना पड़ेगा। आप प्रॉफिट निकालोगे तो भी ऑपरेटिंग लोगे, और आप यहां पर नेट एसेट्स निकालोगे यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो भी आप ऑपरेटिंग को ही यहां पर लेकर के चलोगे। टाइप्स ऑफ गुडविल, एक है एक्वायर्ड गुडविल, दूसरा है सेल्फ जनरेटेड। एक तो मैंने खुद ने बिल्डअप की है और दूसरी मैंने खुद ने बिल्डअप नहीं करी, मैंने एक्वायर की है, तो उन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, हम उसकी बात करेंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैंने रामू काका से पूछा, रामू काका बताओ गुडविल का मतलब क्या है। रामू काका ने बोला जो मैं हूं एक बंदा, एक आप हो, 2 व्यक्ति हैं, मैं दोनों सेम काम कर रहे हैं, मैं 100 रुपए कमाता हूं, 300 रुपए कमाता हूं, तो जो 200 रुपए कमा रहे हो ना वो तुम्हारे रेपुटेशन की वजह से है, तो गुडविल की वजह से है। तो अलग अलग तरीका बदल गया, मैं रामू मतलब किसी और के पास गया तो उसने कुछ और तरीका दे दिया। तो गुडविल के मेजरमेंट के तरीके आपके थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है, आपने प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका मेजरमेंट मीनिंग क्या निकाल रहे हो। आप जिस तरीके से उसका मीनिंग निकालोगे, इंटरप्रिटेशन निकालोगे, वैसे ही उसके वैल्यूएशन का मेथड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे देखो, आगे लिखा हो क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड दे रखा है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मेथड दे रखा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके सुपर प्रॉफिट मॉडल को यूज किए गए हैं। कुछ गलतियां हैं स्टडी मेट में, वो भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उनकी लॉजिक दूंगा, कंसेप्ट दूंगा कि ऐसा क्यों हो रखा है। आगे देखो क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड है हमारे पास, कैपिटलाइजेशन मेथड भी दे रखा है। वेटेड एवरेज मेथड देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ एवरेज मेथड क्या है, एवरेज नंबर ऑफ परचेज ईयर कर दिया। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई परचेज ईयर कर दिया। मैं ऐसा कह दूं ये सारे गुडविल के जो मेथड हैं मैं आपके सामने यहां रख लूं, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल, मैंने बोला एक एवरेज मेथड है, दूसरा सुपर प्रॉफिट है, तीसरा एन्युटी वाला है। बोला कुछ मत करो, यहां एवरेज प्रॉफिट लो, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजर कर दो। एवरेज का मतलब है जो प्रॉफिट आपने कमाया है, पिछले साल जो मेहनत की है, पिछले वर्ष में जो मेहनत की है, उसका कितने सालों तक फायदा मिलेगा, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ परचेजर। नंबर ऑफ परचेजर का मतलब क्या है, स्पेसिफिक पीरियड, जब तक आपको फायदा मिलेगा। तो जब तक फायदा मिलेगा तभी तक गुडविल का काम कर रहा होगा। जैसे फायदा आना बंद तो गुडविल का वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, वैसे यहां चलेगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट तो है, सुपर प्रॉफिट में 3 हमारे पास बताओ, एक है एसपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, एक है एसपी डिवाइड बाय एनआरआर, ठीक है, और एक है कैपिटलाइजेशन वाला हमारे पास क्या होंगे ना, और क्या है ये एन्युटी यहीं आ जाएगा, एक मिनट रुको, ये एन्युटी यहीं आ जाएगा,
एनुटी में क्या आएगा, एस पी मल्टीप्लाई कॉम्युलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहां कैपिटलाइजेशन लिख लो, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। यहां बताओ क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है गुडविल, ये कैपिटल। ये बस इतने से फॉर्मूला आपके सामने। इन फॉर्मूले के साथ ही आपकी गुडविल पूरी खत्म हो जाती है। गुडविल भारी भरकम नहीं है, आपको बस सिंपल समझना है, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, इस फाइल में भी है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको एज इट इज फाइल मिल जाएगी जिसमें कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो क्या हुआ। मैंने क्या बोला, जो पिछले वर्षों में आपने मेहनत की है उसका फ्यूचर में जितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा उसी को बोलते हैं गुडविल। उसका निकालने के अलग अलग तरीके हैं जो हमने आपको निकाल करके सिखा रखे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आप जानते हो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट नॉर्मल से जो ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट होता है वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जैसे मैं और रामू काका दोनों फर्नीचर का काम करते हैं, मैं वही फर्नीचर रामू काका बनाता है और वही फर्नीचर मैं बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी में फर्क तो होगा, डेफिनेटली कुछ तो फर्क हो तभी तो आएगा। वो 100 रुपये में बेचते हैं, मैं 150 में बेचता हूँ। वो 10% प्रॉफिट कमाते हैं, 15% कमा रहा हूँ। जो 5% जो नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहा हूँ ना, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल से सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ दिखानी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाते हो उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो। एक्चुअल प्रॉफिट जो कमाते हो उसमें से क्या हटा दो, नॉर्मल प्रॉफिट। और आपके लिए एक्चुअल प्रॉफिट दे नहीं रखा होगा, इसलिए आप हमेशा ज़्यादातर यूज क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट। क्या करते हो बेटा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड माइनस क्या करोगे आप यहाँ पर, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कौन सा है सर, वेटेड है या सिंपल है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के ऊपर और डिपेंड करेगा और इसके जो उसके ट्रेंड के ऊपर कि भैया उसके ट्रेंड के हिसाब से वो चीज़ क्या चल रही है, ठीक है। आगे हमारे पास देखो क्या है, कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है और उस पर आप नॉर्मली कितना कमाते हो। जैसे मान लो आपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए डाल रखा है, आपने अपने बिजनेस कितना डाल रखा है, 10 लाख रुपए आपने बिजनेस में डाल रखे हैं। और नॉर्मल जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो वो इंडस्ट्री आपको 20% कमा करके देती है। तो 10 लाख का 20% कितना हो गया, 2 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो कि नॉर्मल सब लोग कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। तो अब प्रॉब्लम है कि पैसा बिजनेस में लगा हुआ, उसका मतलब क्या है, तो मैंने वही तो बोला, ऑपरेटिंग। आपने जो पैसा बिजनेस में यूज हो रहा है ना उसी पर तो कमाओगे पैसा। भाई आपने 10 लाख रुपए लगा तो लिए, लेकिन 10 लाख में से 8 लाख आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो क्या बिजनेस में यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो बोला कि जो पैसा आपने बिजनेस में डाल रखा है ना उस पर जो नॉर्मल इंडस्ट्री में रेट चल रही है उसी के हिसाब से हम बोलते क्या, उसको बोलते क्या, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना आपने पैसा डाल रखा है उस पर आप जो आप कमाते हो मार्केट के अंदर, जो आपके नॉर्मल इंडस्ट्री रेट चलती है जीपी की, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का वो पता ही है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का सबसे बेहद और आसान तरीका है, सबसे बेहद आसान तरीका है क्या, देखो सबसे बेहद आसान तरीका क्या है। मैंने बोला आपको क्या निकालना बताओ, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। कुछ मत करो, इस बात को दिमाग में फिट कर लो। सबसे पहले प्रॉफिट का कोई सा भी लेवल दे रखा हो, आपको उसको पीबीटी में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट किसी भी लेवल पर दे रखा हो, पीएटी दे रखा हो, जब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट से उठाया हुआ डिफरेंस हो, कोई सा भी हो, कहीं का भी हो, सिंपल सा लॉजिक बोला जाता है कि भैया पहले निकालो पीबीटी। क्या निकालो, पीबीटी। या मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो आप लोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोलो हाँ है ना, और लेस करोगे इसमें से टैक्स, बट याद रखना करंट ईयर वाला, करंट टैक्स रेट वाला, तो आ जाएगा पीबीटी। बोलो क्या जाएगा बेटा, पीबीटी। ये यही बात हो रहा है। इसमें से आपको बताओ क्या करना है, प्लस माइनस करना है, ओनली और ओनली नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो इनकम और खर्चे नॉन ऑपरेटिंग के हैं इसमें जो शामिल है इंक्लूड्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस है, तो उनको बाहर करना है, बस कुछ नहीं करना। यदि इनकम है नॉन ऑपरेटिंग ऊपर की इनकम में तो उसको ऐसे लेस कर दोगे क्योंकि ऐड हो रखी होगी, और यदि खर्चा है तो लेस हो रखा होगा, उसको ऐड कर दोगे। मैंने क्या बोला, क्योंकि मुझे चाहिए पीबीटी
बिफोर टैक्स, सॉरी पीबीटी क्या चाहिए, ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, बोलो है ना, मुझे ऑपरेटिंग बिजनेस का पीबीटी चाहिए। तो पीबीटी जो दे रखा है वो टोटल बिजनेस का होगा, लेकिन मुझे ऑपरेटिंग का चाहिए, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग जो ट्रांजेक्शन किए गए थे उनको आप यहां से क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, और तब जाकर के इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि आप पीबीटी निकालोगे, और उस पीबीटी यानी कि आपके ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों का एलिमेंट इंक्लूड्स है, आप इसमें नॉन ऑपरेटिंग वाला बाहर निकाल दोगे तो आपके पास आएगा क्या, पीबीटी ऑफ ऑपरेटिंग। मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था बस। देखो मैं लॉजिक समझा रहा हूं, मैं आपको फॉर्मेट नहीं लिखा रहा हूं कि भैया ऐसे ऐसे करना है, ये ऐड करो, मैं लिस्ट नहीं लिखवा रहा, कि लिस्ट लिखाने का काम ही नहीं है मेरे पास। आप रटोगे, आप जो गुरुजी ने पढ़ाया वो लिखा दी होगी आपके लिए, तो मेरी क्या जरूरत है आपके लिए। जिस गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा उन्होंने लिस्ट तो लिखवाई दी होगी ना, तो मेरी क्या जरूरत है, रिवीजन उस लिस्ट की जरूरत है क्या, नहीं है, उस लिस्ट की जरूरत नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो आपके माइंड से लिस्ट गायब हो जाती है तो क्या करोगे एग्जाम में जाकर के, क्या लिस्ट दोगे, हाय तौबा लुट गया बर्बाद हो गया, कुछ ऐसा करोगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उस बात को कंसेप्चुअली भी समझना है कि मान लो आपके पास से इंफॉर्मेशन गायब हो जाए, आपसे वो सीट गायब हो गई, आपका माइंड ब्लैंक हो गया कि क्या करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, पीबीटी ही निकालना है, लेकिन वो ऑपरेटिंग का निकालना है। हमारे पास जो पीबीटी दे रखा होगा या पीएटी दे रखा होगा उसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों होंगे, तो मुझे नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट को एलिमिनेट करके चलना है और उसको निकालना है पीबीटी बिफोर टैक्स बट ऑपरेटिंग का। मुझे यही चाहिए होता है, इसी को बेस बनाता हूं, क्योंकि मैं फ्यूचर पर बेस है तो मुझे फ्यूचर के आइटम भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो मैं प्लस माइनस करूंगा यहां से, क्या यहां बेटा प्लस माइनस करूंगा, मैं प्लस माइनस करूंगा फ्यूचर के आइटम, फ्यूचर आइटम में प्लस माइनस करूंगा। अब फ्यूचर में देखो, आपको लगता है फ्यूचर में एडिशनल खर्चा होने वाला है, आपको अब तक कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन आपको एडिशनल एक्सपेंसेस लगने वाला इन द फ्यूचर। तो मुझे बताओ आपके फ्यूचर का प्रॉफिट घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। यदि ऐसा खर्चा जो अब तक होता ही नहीं था लेकिन एडिशनल कुछ खर्चा करना पड़ेगा प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, तो मुझे बताओ आपका प्रॉफिट घटेगा कि नहीं घटेगा, तो घटेगा। मेरे क्लियर है, याद रखना, बट फ्यूचर के आइटम भी ऑपरेटिंग के होंगे, फ्यूचर के आइटम भी ऑपरेटिंग के होंगे, नॉन ऑपरेटिंग मत कर देना, ठीक है ना। तो फ्यूचर में कोई खर्चा एडिशन होने वाला है प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, तो आपको लेस करना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में आपको इससे इनकम हो जाए, ये तो माइनस होगा, बोला है ना। फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है इन एडिशन में, तो मुझे पता प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बट याद रखना वो इनकम भी क्या होनी चाहिए, ऑपरेटिंग। मैं जितने आइटम को ले रहा हूं वो ऑपरेटिंग होंगे, मुझे ऑपरेटिंग ही चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग मतलब ही नहीं है। तो बताओ इनकम हो गई आपको इन फ्यूचर में जो ऑपरेटिंग नेचर ऐड होगी। अब कुछ खर्चे ऐसे भी हो जो अब तक हो रहे थे, कुछ खर्चे अब तक हो रहे थे बट इन फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसे मान लो किसी चीज का खर्चा था 20,000 पर मंथ में खर्चा करता हूं, ठीक है ना, या मान लो मैं एक बिल्डिंग है जिसमें अपने मैं बिजनेस चलाता हूं। अब क्या है कि ऑनलाइन ज्यादा बढ़ गया तो मुझे एक एडिशनल बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे हटानी पड़ेगी। तो इन फ्यूचर में आपको बिल्डिंग कम करनी पड़ेगी, तो बिल्डिंग कम करनी पड़ेगी, जो रेंट पे तो रेंट बच गया। तो मुझे बताओ जो खर्चा हो रहा था अब तक वो खर्चा फ्यूचर में नहीं होगा, तो इसका मतलब इनकम की सेविंग होगी। तो मैं कह दूं यहां प्लस कर दूं मैं सेविंग इन एक्सपेंसेस, सेविंग इन एक्सपेंसेस, जो खर्चा हो रहा था नहीं हुआ तो इनकम बन जाएगी ऐड। ऐसी कोई खर्चा या ऐसी कोई इनकम जो मैं कमा रहा था लेकिन वो फ्यूचर में कमा नहीं पाऊंगा, जो इनकम में क्या कर रहा था, कमा रहा था, उस इनकम को मैं कमा नहीं पाऊंगा, इसका मतलब मेरा क्या हो गया, इनकम लॉस हो गई। तो बोलो इनकम, इनकम लॉस्ट, तो बताओ क्या होगी, माइनस होगी। अब इसको बोलते हैं क्या, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बट याद रखना ये बिफोर टैक्स है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बट बिफोर क्या बेटा, ये टैक्स। यदि मैं इसमें से टैक्स भी लेस कर दूं तो मुझे बताओ FMP आफ्टर टैक्स आएगी कि नहीं, बोलो आएगी कि नहीं सर जी, हाँ, बट याद रखना बेटा ये टैक्स आपका फ्यूचर का होगा। आपके स्टडीमेट में कुछ क्वेश्चन में गलती कर रखी है, ये फ्यूचर की रेट होगी, याद रखना। फ्यूचर मेंटेनेबल के अंदर प्रॉफिट निकालते समय वहां टैक्स करंट ईयर का ऐड होगा, यहाँ पर सॉरी वहां ऐड होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का बेहद याद रखना, इस बात के बारे में मुझे चाहिए आफ्टर टैक्स, इसलिए मैं पूरा सिनेरियो आपके सामने, चाहो तो इसको आप शॉर्ट एंड स्वीट में आप लिख सकते हो, बट इस बात का बेहद याद रखना जो मैंने एडजस्टमेंट डाले हैं
जो मैंने प्लस माइनस रखा है आपके अंदर, ये पूरा की पूरा क्या है आपका ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट को मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग का ही डेटा चाहिए होता है। बोलो हाँ है ना। आप चाहो तो कहीं आपको लगता है कि सर रिलेवेंट डेटा है, वैसे जो लिखने से ज़्यादा रिलेवेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि लिखा हुआ तो पहले से होगा आपके पास, फिर भी आपको लगता है कि लिखना है तो उसे नोट कर लो आराम से आप। चलिए ठीक है, तो ये आपको एफएमपी समझ में आ गई होगी भैया एफएमपी निकलती कैसी है। ये पूरी ऑपरेटिंग का डेटा है, ठीक है। इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट था उसको मैंने बाहर निकाल दिया, पूरा ऑपरेटिंग की सीरीज है ये। तो मुझे प्रॉफिट चाहिए था ऑपरेटिंग का, वो मैंने आपको निकाल के सामने दे दिया है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। हम बात किसी करते बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि दो ही मेजर है इसके अंदर, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बच्चों को मुश्किल होता है और दूसरा बच्चों को होता है एफएमपी। ठीक है, मैं दोनों पर बड़ी इन डिस्कशन ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाऊँगा बट कुछ हद तक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ नहीं करना भैया, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली ऑपरेटिंग की, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ले लो ऑफ ऑपरेटिंग असेट्स की, लेस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल। याद रखना इस बात के बारे में, आपके प्रेफरेंशियल कैपिटल एज ए डेब्ट ट्रीट की जाती है जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। कोई इन्फॉर्मेशन ना हो और मान लो कि कुछ बातें ऐसी होती है हम मान लेते हैं कि भैया हम नहीं है उसको हम इक्विटी मानेंगे, एक मानने का फर्क बड़ा अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कभी भी इसको मानना मत कि प्रेफरेंशियल को हमने एज ए इक्विटी ट्रीट कर लिया तो ऐसा ट्रीटमेंट होगा, हमने ऐसा कर लिया तो ऐसा ना, आप मानना ही मत। मानना आपके बड़ा भारी है क्योंकि मानने की गुंजाइश वहाँ बचती है जो जहाँ पर कुछ बातें देखती हैं, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है आजकल। ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बोले कि हमने इसको एज ए इक्विटी माना है तो एक बात अलग, फिर लेस नहीं करना इसको, ठीक है। ये तो चिल्ला चिल्ला करके बोले कि हमें इसको एज ए इक्विटी ट्रीट करना चाहते हैं, हमें एज ए इक्विटी ट्रीट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप इसको यहाँ से लेस नहीं करोगे, ठीक है। अभी और बताऊंगा इंस्टीट्यूट में कुछ और भी चीज़ें हैं जो स्टडी मेथड मिस्टेक्स हैं। अब वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या फंडामेंटल अजम्पशन लेकर के काम किया उसका, बट वो फंडामेंटल अजम्पशन बहुत ही बेहुदा है, बहुत ही बेकार है। क्लियर है कहानी आता है बेटा। ये है आपके पास दोनों टॉपिक जो मेरे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर लो और चाहे तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और अब आते हैं हमारे हम अब फाइल पर जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ लेना आराम से, वही लिखा हुआ देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, ठीक है ठीक है। हाँ मुझे एक चीज़ और रह गई थी जो मुझे बताने थे एक्चुअली, उसके अंदर एक चीज़ और रह गई थी। जैसे मैंने ये प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, ये प्रॉफिट निकाला है, ये प्रॉफिट यानी कि मैं पीबीटी की बात कर रहा हूँ, पीबीटी वाले की। सिस्टम कैसे हैंग हो रहा है, चलो मैं इस पीबीटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एफएमपी आपकी एवरेज होगी या वेटेड एवरेज होगी ये देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक बार हल्का सा एक बाइफरकेशन और डालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा यदि क्वेश्चन में बोला गया कि वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे, जो पीबीटी आया है ऑपरेटिंग वाला, इसे मल्टीप्लाई करोगे वेट का और डिवाइड करोगे टोटल वेट का। तो पहले निकालोगे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ना, ये वाला कौन सा है, ये वाला बेसिकली एवरेज लेना है आपको, ठीक है ना। अब वेटेड है तो वेटेड एवरेज लेना है और सिंपल एवरेज लेना है, ठीक है ना। सर पता कैसे लगेगा वेटेड कब लगाना है, सिंपल कब लगाना है? बोले देखो सिंपल का सिंपल सा रूल होता है, या वेटेज का थोड़ा सा रूल क्या होता है, यदि प्रॉफिट में आपको ट्रेंड दे रखा है भैया, या तो इंक्रीजिंग फैक्टर है लगातार, या आपका डिक्रीजिंग फैक्टर है आपका प्रॉफिट में, या सेल्स में कुछ लगातार बढ़ रही है, या सेल्स लगातार घट रही है कंटिन्यूसली, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर आप ट्रेंड लगा सकते हो। उस केस के अंदर क्या कर सकते हो, ट्रेंड लगा सकते हो। यदि ट्रेंड लगा हुआ है तो आप उसमें वेटेड एवरेज लेकर के जा सकते हो, या आप अजम्पशन भी ले सकते हो, और वैसे ट्रेंड में हमेशा वेटेड एवरेज ही लगाते हैं। और मान लो ट्रेंड जा रहा है और उसके बावजूद क्वेश्चन स्पेसिफाइड कर रहा है कि नहीं आपको सिंपल लगाना है, तो फिर सिंपल, यानी कि क्वेश्चन जैसा बोलते तो वो माई बाप है, उसकी बात को टालना नहीं है, ठीक है, उसकी बात को टाला नहीं जाना चाहिए। यदि उसकी बात को टाल दिया तो एग्जामिनर आके मार्क्स को खा जाएगा,
इसलिए बोल रहा हूं यदि चाहे ट्रेंड है या नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि एवरेज लगाना है, वेटेड वाला लगाना है, सिंपल लगाना है, तो वही लगाना है। आप सारे कंसेप्ट को साइड में कर देना, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है कौन सा लगाना है, तो फिर ट्रेंड देख लेना, ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज, और नहीं तो अदरवाइज सिंपल। ट्रेंड तो क्या लगाना है, वेटेड एवरेज, ट्रेंड नहीं है तो क्या लगाना है ये। और मान लो ट्रेंड नहीं है लेकिन वेट दे रखा है, तो वेट देने का मतलब भी उसी का ये कि आपको वेटेड एवरेज लगाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ट्रेंड दे रखा है तो क्या करना है आपको, वेटेड एवरेज, और ट्रेंड नहीं तो क्या लगाना है आपको, सिंपल। ये क्वेश्चन साइलेंट है तब, ठीक है ना। और लेकिन आपसे ना क्वेश्चन के अंदर ये ना तो ट्रेंड दे रखा है ना कुछ और दे रखा है, ट्रेंड भी नहीं है, देख लीजिए वेट दे रखा है कि भाई इतना इतना, पहले साल का वेट इतना है, सेकंड का वेट इतना है, तीसरे साल का वेट इतना, चौथे साल का वेट इतना है। तो इस बात को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि आपको अब वेटेड एवरेज लगाना है, क्लियर है। तो ये जो पीबीटी वाला है ना, ये आपका एवरेज आएगा, अब चाहे वो वेटेड के थ्रू आए चाहे सिंपल थ्रू, ये सीधा ट्रीट नॉर्मल होगा और नॉर्मल ये निकल के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपके बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ, मैंने सब कुछ जो आपको पढ़ाया है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक बात को मैं खोल खोल के रखा है, देखो एक एक बात को सब निकाला है, क्या क्या है जो लिस्ट गुरुजी लिखाते हैं ना वो सब लिखा है, मैं देखो सब लिखा है, सब लिखाया हुआ है, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ट्रेड आइटम है, एब नॉर्मल आइटम है, सबको लिखा डाला मैंने सिंपल। अभी जो शॉर्ट में लिखा था चार्ट, मैंने सिंपल आप प्लस माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग को बस, या नॉन ऑपरेटिंग हटा दो बस, फर्क नहीं पड़ता किस नेचर में जाता है वो, ठीक है ना। तो मैंने उसकी लिस्ट लगा रखी है, जो लिस्ट गुरुजी लिखवाते हैं आपको वो मैं भी लिखवाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करा मैं, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा एवरेज निकालना कैसा, इफ देयर एग्जिस्ट क्या बताओ, इफ देयर एग्जिस्ट क्या ट्रेंड, तो आपको वेटेड लगाना है, और नहीं है तो आप इसको सिंपल लगाओगे, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने अभी निकालना सिखाया था, फेयर वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटी ऑफ आउटसाइडर। आप प्रेफरेंशियल कैपिटल को तब लेस करोगे जब जब आप उसको नॉन करेंट लायबिलिटी ट्रीट किया गया है, और सर कुछ ना बोला क्वेश्चन में तो आप उसको इक्विटी माने या लायबिलिटी माने तो आप हमेशा लायबिलिटी, ठीक है। आप उसको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मानते हो क्वेश्चन करोगे सॉल्व। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको देखो एवरेज कैसे निकलेगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बताओ, कुछ मत करो, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। लेकिन ये काम बहुत कम आएगा, ये काम बहुत कम आएगा, क्लोजिंग तो आपको हमेशा इंफॉर्मेशन होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल सकते हो आप, माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, पीएटी ऑफ करंट ईयर आफ्टर रेक्टिफिकेशन। भैया इस बात का ध्यान रख लेना, आपको दो तो बड़ी घातक बातें, इसमें तो कोई दिक्कत है, निकालना सीख लिया, 1/2 में कोई दिक्कत नहीं है, पीएटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का याद रखना करंट ईयर का होना चाहिए पहले बात तो। दूसरा है रेक्टिफिकेशन, यदि कोई एरर हुआ है, कोई एरर और ओमिशन हुआ है पिछले वर्षों में, तो उसको पहले एडजस्ट करके लाओगे। सर कैसी बात करो, हाँ सर मान लो 2 साल पहले हुआ था, करंट में कैसे एडजस्ट होगा, होगा ना। मान लो कोई परचेज थी 5 लाख रुपए की, आपने क्या किया, जो परचेज थी गुड्स की, आपने उसको क्या बना दिया, एसेट्स बना दिया, आपने उसको असेट्स बना दिया, और जब असेट्स बना दिया तो आपने क्या कर रहे होंगे, हर साल डेप्रिसिएशन का क्लेम कर रहे होंगे, जो डेप्रिसिएशन क्लेम होना नहीं था। 2 साल पहले परचेज बेस यानी कि आपका प्रॉफिट कम होना था, आपने डेप्रिसिएशन के नाम से आप अलग अलग उसको एलोबरेट कर रहे हो। या मान लो आपकी कोई मशीन, आपकी कोई परचेज था या कोई मशीन थी, आपने उसको परचेज बना दिया, तो आपने एक साल पूरा प्रॉफिट कम कर दिया होगा, जबकि उसका टुकड़ों में क्लेम क्या होना था, डेप्रिसिएशन। तो अब उसको वापस से उस 2 साल पहले उसको ऐड करोगे उस प्रॉफिट में मशीन को, और उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर दो, यहां तक लाओगे, तो इस साल डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो पिछले साल होते आप क्या करोगे, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट डालते हुए लाओगे, और जो इस साल का प्रॉफिट है उसको करेक्शन डालोगे, और देन उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है कहानी तक। तो याद रखना 1/2 ऑफ पीएटी लेना है, बट वो करंट ईयर का होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वो रेक्टिफाइड होना चाहिए, यदि पहले कोई ओमिशन और एरर हुआ है तो आप पहले उसको रेक्टिफाई करोगे, देन फिर आप आगे चलोगे।
क्लियर है? ये बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। कल के लेक्चर डेफिनेटली पार्ट 2 के अंदर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगेगा देखेंगे, क्योंकि कम से कम मुझे हर पैटर्न पर एक एक क्वेश्चन तो करवाना ही है, जिससे आपका जो कंसेप्ट वो और बेहतर होने की कंडीशन में पहुंच जाए। ठीक है ना? फॉलोइंग असेट्स डज नॉट इंक्लूड, देखो मैंने कुछ असेट्स की लिस्ट लगा रखी है कि भैया ये आपकी ऑपरेटिंग में नहीं आती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने भी लिस्ट लगवाई है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते ना, लेकिन मैं तब के लिए कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एग्जाम में बैठे फंस गए, आप एग्जाम में बैठे और फंस गए, आपकी लिस्ट ब्लैंक हो गई तो करोगे क्या? तो दिमाग में सिंपल सा लॉजिक रखना कि गुरुजी ने एक बात बताई थी कि गुडविल ऑपरेटिंग बिजनेस की निकलती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी तो है फेयर वैल्यू पर, लेकिन उसमें ओनली फॉर हमें लेनी है क्या? ऑपरेटिंग असेट्स लेनी है। तो मैंने भी लिस्ट लिखवाई हुई है कि भैया ये जो असेट्स है ना आपकी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की, किस नेचर बेटा? नॉन ऑपरेटिंग नेचर की, इसलिए वो बाहर निकालना है। फिक्टियस असेट्स है आपके पास, ठीक है ना, फाइनेंशियल असेट्स हैं आपके पास, वो भी बाहर निकालने हैं आपको। एडवांस फॉर एनी असेट्स, एडवांस रहेगा वो बाहर निकालना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है एक्सेप्ट फाइनेंसिंग असेट्स के हिसाब से, फाइनेंशियल असेट्स के हिसाब से वो हो गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो लगा दी। गुडविल जो है वो निकालनी है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे उससे भी लिखा रखा, देखो परचेज गुडविल है तो क्या करोगे? एज पर आईसीआई सीए इंस्टीट्यूट इसको कंसीडर करता है, लेकिन सीएम इंस्टीट्यूट ना हम नहीं करेंगे। तो इस बात सिंपल हुआ, यदि गुडविल परचेज की हुई है तो आपका सिंपल सा लॉजिक बनता है कि आप उसको कैरी नहीं करोगे। जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो वहां पर गुडविल को इन्वॉल्व नहीं करोगे। इसके पीछे एक रीजन ये भी तो है कि गुडविल की ही कैलकुलेशन कर रहे हो और गुडविल का ही इन्वॉल्व कर रहे हो, तो हाउ इज पॉसिबल बताओ? वो पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना है। सीए इंस्टीट्यूट इसको कंसीडर करता है और यहाँ पर आईसीएमआई इसको कंसीडर नहीं करता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो आप हमेशा इग्नोर करोगे, चाहे सीए इंस्टीट्यूट हो चाहे सीएमए इंस्टीट्यूट हो। मैंने क्या बोला? गुडविल दो होती है, सेल्फ और एक्वायर्ड। सेल्फ को सीधा इग्नोर करना है और जो एक्वायर्ड है उसको सीए इंस्टीट्यूट कंसीडर करता है, पर सीएमए इंस्टीट्यूट इसको भी इग्नोर करता है। सिंपल बात समझ में आ गई? चाहे गुडविल सेल्फ जनरेटेड हो चाहे गुडविल क्रिएटेड हो, यानी एक्वायर्ड वाली हो, दोनों के दोनों गुडविल को आप क्या करोगे? यहां से बाहर निकाल दोगे, आप उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसीडर नहीं करोगे। अब देखो प्रेफरेंशियल कैपिटल का करना क्या है? प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड डिविडेंड देयर ऑन शैल ऑलवेज बी कंसीडर एज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैंने बोला हमेशा, जब तक अनलेस अदरवाइज, यानी कि स्पेसिफाइड ना कर दे, अनलेस स्पेसिफाइड ना हो जाए तब तक उसको आप इक्विटी नहीं मानोगे। ठीक है ना? नीचे तो क्या लिखा हुआ? इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड टू ट्रीट प्रेफरेंशियल कैपिटल एज इक्विटी, तो इसको लेस नहीं करना, तो लेस नहीं करना है। ठीक है ना? then it shall not be considered as a financial liability and shall not be deducted from fair value of assets। फिर आपको उसे डिडक्ट नहीं करना है यदि इसको इक्विटी मान लिया है तो। ठीक है? If question is silent or specified to treat as a financial liability, it shall be deducted from fair value of assets to get closing कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है कहानी तक? यानी कि ये बातें आपको और भी बेहद अच्छे से ध्यान रखनी है। बोलता है तो आपको वैसा ही करना है, नहीं बोले तो ये जो ऑलवेज क्या मान के चलोगे आप? इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये बात भी मैंने बड़े अच्छे से यहाँ पर बच्चों को नोट करवा रखी थी, जिससे कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि सर करना क्या है। ठीक है? अब यहां लिखा हो हाउ टू प्रिफर्ड और कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि भैया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे प्रेफर करें, क्या प्रेफर करें एनआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहां पर आपका क्वेश्चन बोलता है इफ गिवन इन क्वेश्चन क्या बताओ? आपके पास लिखा हुआ क्या बताओ? आपको लिखा हो अलोंग विद रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है, दे रखा है एनआरआर दे रखे क्वेश्चन के अंदर, और रिस्क फैक्टर भी दे रखे हैं। रिस्क फैक्टर दे रखे हैं तो इस बात का याद रखना, आप पहले ये चेक करोगे कि आपके कुछ रिस्क फैक्टर की वजह से क्या रिस्क बढ़ रही है या घट रही है। जैसे मान लो मैं आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, फिर मैं देखना चाहता हूं कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशो है। ठीक है? कुछ रेशो एनालिसिस होता है और उस रेशो एनालिसिस से पता लगता है कि भैया हमारे इस कंपनी के अंदर रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा कमाना पड़ेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मैंने मेरे ताऊ से पैसे मांगे 1 लाख, मैं ताऊ 1 लाख रुपए चाहिए, तो ताऊ क्यों दूं? बोले ब्याज ले ले। बोला कितना? बोला 15%। बोलो ताऊ बोला 3%। 3% का मतलब होता 36%। वो 3 रुपए सैकड़ा होता है और वो 1 महीने की होती है। 12 महीने 36% हो गई।
ताऊ ने बोला क्या चलो ठीक है तो मेरा भतीजा लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले ले कितने पर 20% पे। मैंने ताऊ से पैसे मांगे, ताऊ ने बोला ठीक है ले ले कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला ब्याज पर ले ले कोई दिक्कत है, वो 20% पर। ताऊ बड़ा बड़ा बेकार आदमी निकला, बोले यही पैसा बैंक में जमा कराओगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ ना, 8% 10%। तो ताऊ बताओ मुझसे 20% क्यों ले रहा है, क्योंकि बैंक के पास रिस्क नहीं है, तुम्हें देने में रिस्क है, इसलिए उसने रिटर्न बढ़ा दिया। इसलिए आपके लिए स्टैंडर्ड बोलते हैं कि यदि किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया है, जितनी भी जिसमें रिस्क है, आपका रिटर्न उतना ही ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? तो बोला यदि कंपनी के अंदर रिस्क फैक्टर अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, तो रिस्क फैक्टर को चेक करो, इवेल्युएट करो, और इवेल्युएट करने के बाद देखो रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है घट रहा है। यदि रिस्क बढ़ रही है इसका मतलब आपका रिटर्न भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां बोला रिटर्न रिस्क बढ़ रही है वेरियस फैक्टर के थ्रू, तो रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा बाय यूजिंग 1% और 0.5%। ये अलग अलग है, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से काम करती है। कोई कंपनी 1% बढ़ाती है, घटाती है, उसे बढ़ाती है, घटती तो है नहीं है, या फिर 0.5% घटाती है। जैसे एज केस में भी आपको लगता है 1% लेना चाहिए, 1% लो, आधा तो आधा लो, ठीक है ना। रिस्क फैक्टर के बना है तो कैलकुलेट एडजस्टेड एनआरआर निकालनी पड़ेगी। इन इफ नो रिस्क फैक्टर गिवन, तो गिवन एनआरआर शैल बी एक्चुअल एनआरआर। जो एनआरआर दे रखे उसी को आप क्या मान लोगे, एनआरआर मान लोगे। इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यदि एनआरआर क्वेश्चन गिवन है ही नहीं है कि भैया क्या लें, तो देखो इफ डिटेल्स ऑफ सीएपीएम गिवन, यदि आपके पास एनआरआर नहीं दे रखा है लेकिन सीएपीएम के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, सीएपीएम अप्रोच की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे रिस्क फ्री रेट दे दिया आपको, रिस्क प्रीमियम दे दिया, बीटा दे दिया, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप निकालोगे केई। क्या निकालोगे बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे निकालोगे, सीएपीएम से। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है आपको पता ही है, आरएफ प्लस बीटा ब्रैकेट में आरएम माइनस आरएफ, जिसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। तो मैं कहता हूं आरएफ प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम। तो यदि दे रखा तो आप सीएपीएम की तो इन्फॉर्मेशन है तो सीएपीएम के सबसे निकाल लोगे। और यदि सीएपीएम की इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन डिविडेंड की रेट दे रखी है, तो आप उस डिविडेंड की रेट को कंसीडर करोगे क्या, एज ए क्या करोगे बताओ। यदि डिविडेंड की रेट दे रखी है तो उस डिविडेंड की रेट को आप एज ए कंसीडर करोगे क्या, उसको करोगे क्या, एनआरआर। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी एक बात बताओ कि मान लो यदि 1 साल की ही रेट दे रखी है तो क्या होगा, तो उसी को मान लो। और मान लो 3 से 4 साल की रेट दे रखी है तो हम क्या करेंगे, तो मैंने बोला एवरेज लेना। तो एनआरआर का सिंपल से रूल समझ में आ गया। यदि आपके क्वेश्चन के अंदर रिस्क फैक्टर दे रखे हैं और एनआरआर की रेट भी दे रखी है तो आप एडजस्टेड एनआरआर निकालोगे। और रिस्क फैक्टर नहीं दे रखे हैं लेकिन एनआरआर दे रखी है तो जो एनआरआर दे रखी है उसी को आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। लेकिन आपको एनआरआर नहीं दे रखी है, सीएपीएम की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप क्या करोगे, सीएपीएम की अप्रोच से क्या निकालोगे, आप एनआरआर निकालोगे, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते वही निकालोगे। और इसके अलावा यदि आपके पास सीएपीएम अप्रोच की भी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन डिविडेंड दे रखा है ऑन इक्विटी पर, तो जो डिविडेंड की परसेंटेज है ऑन इक्विटी की उसी को मान लोगे आप एनआरआर। यदि 1 साल की है तो उसी को मानोगे, और यदि मोर देन ईयर की आपको रेट दे रखी है तो आप उसको एवरेज में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आपके पास है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब यहां से आपको लिटरेचर जो था आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वो हो गया खत्म। और कल हम इसके निकालेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि गुडविल का हम 2 पार्ट में लेंगे। सेम पैटर्न पर हम हर टॉपिक को कोशिश करेंगे 2-2 पार्ट में लेके चलें, जिससे आपके पास कंसेप्ट के साथ उसको इंप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन प्रैक्टिकली, तो उसको हम यहाँ पर आपसे चर्चा का विषय बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते कल आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।